फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, दिस हार्मोन एक्ट ऑन द इंटेस्टाइन एंड कोज इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो देखो ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, इंटेस्टाइन पे एक्शन करके क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंटेस्टाइन में वर्क करके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? कैल्सिटोनिन, कैल्सिट्रायल, थायरोक्सिन या फिर पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंटेस्टाइन में वर्क करके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? क्या रहेगा अपना आंसर इसके अंदर? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर बी, कैल्सिट्रायल। ठीक है, कैल्सिट्रायल क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर रहेगा इस एमसीक्यू में। क्यों रहेगा कैल्सिट्रायल करेक्ट आंसर? देखो आप सबने नाम पढ़ा होगा, ठीक है, एक विटामिन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन डी। तो ये कैल्सिट्रायल और कुछ नहीं, क्या है, हार्मोनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है और कुछ नहीं है। अब ये क्या क्या करता है, देखो कैल्सिट्रायल क्या करता है, देखो एक तो जीआई सिस्टम के अंदर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। साथ साथ में रीनल सिस्टम में भी क्या करता है, अगर यूरिन के थ्रू कैल्शियम बाहर निकल रहा है बॉडी के अंदर तो ये रीनल सिस्टम से भी क्या करता है, रीनल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन कौन करता है, कैल्सिट्रायल। ठीक है, इसके अंदर विटामिन डी भी वहां भी एक्ट करता है। ठीक है, देखो विटामिन डी के एक्टिवेशन में किडनी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। इसके बाद में ये एक्टिवेट कब होता है, ठीक है, कैल्सिट्रायल का जो फंक्शन है ये एक्टिवेट कब होता है, ठीक है, जब हमारी ब्लड के अंदर क्या चला जाए, कैल्शियम का लेवल जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज होता है, क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और जीआई सिस्टम से वगैरह क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा देखो इसको एक स्टिमुलेट कौन कौन करता है या फिर एक्टिवेट कौन कौन करता है ये भी लिख लेते हैं। तो देखिए एक हार्मोन होता है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा हार्मोन, प्रोलेक्टिन। ठीक है, प्रोलेक्टिन हार्मोन भी क्या करता है, इसके स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, किसके, कैल्सिट्रायल के। और नेक्स्ट एक फंक्शन और होता है कैल्सिट्रायल का, ये क्या होता है, इनहिबिट द कैल्सिटोनिन रिलीज। कैल्सिटोनिन के रिलीज के ऊपर भी ये क्या करता है, इनहिबिशन करता है, उसके एक्शन को भी क्या करता है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि उसके फंक्शन को ये क्या करता है, सप्रेस करता है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा इसमें, कैल्सिट्रायल। ठीक है, कैल्सिटोनिन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, क्या होगा अपना आंसर, कैल्सिट्रायल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट एडमिटेड विद सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। नर्स क्या कर रही है, एक पेशेंट को असेस कर रही है, पेशेंट किसका है, सीवीए का, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट उसको हुआ है। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड ए सेलो स्टडी। फिजिशियन ने ऑर्डर किया है किसके लिए, स्वेलोविंग का पता लगाने के लिए स्टडी की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेलो स्टडी। द नर्स नोज विच ऑफ द फॉलोइंग लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल मूवमेंट। ठीक है, अब नर्स को ये बारे में जानकारी है कि कौन सा ऐसा लोब है या फिर कौन सा ऐसा हेमिस्फेयर है वो किसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा, किसमें, कंट्रोल ऑफ द वॉलेंट्री मसल मूवमेंट में, इंक्लूडिंग दोज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पीच एंड स्वेलोविंग। मतलब स्वेलोविंग एंड स्पीच की जो अंदर जो अपनी जो वॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट होता है इनको कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब या फिर ऑक्सीपिटल लोब। सीवीए का पेशेंट है, इसके अंदर हम क्या असेस कर रहे हैं, स्वेलो स्टडी कर रहे हैं, मतलब उसकी जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट को कंट्रोल किस प्रकार से किया जा रहा है। क्या होगा अपना करेक्ट आंसर,
क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू में? तो देखिए क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच और जो स्वेलोविंग जो एबिलिटी है, ठीक है, किसके द्वारा, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट को हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो कौन सा लोब यहाँ पे असेस कर रहे हैं, तो किसका एक्शन होता है सबसे पहले, तो एक क्या है इसके अंदर, फ्रंटल लोब हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इस एमसीक्यू का। क्योंकि देखिए फ्रंटल लोब जो है वो क्या करता है, डील्स विथ हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस, ठीक है। फ्रंटल लोब क्या करता है, हमारे हायर लेवल के जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं उनको ये उनके साथ में डील करता है। हायर लेवल फंक्शन क्या आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा हमारा, रीजनिंग के बाद में जजमेंट, इस प्रकार के फंक्शंस में कौन हेल्प करता है, हमारा फ्रंटल लोब, ठीक है। इसी के साथ ही फ्रंटल लोब के अंदर क्या क्या होता है, देखो कुछ कोर्टिकल एरियाज होते हैं। अब ये कोर्टिकल एरियाज का ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट में। तो अपने को आंसर में यही पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल मूवमेंट में कौन कंट्रोल करता है, तो क्या होगा अपना आंसर करेक्ट इसमें, फ्रंटल लोब। तो देखिए वॉलेंट्री मसल कंट्रोल में आप क्या क्या पढ़ते हो, इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। तो देखो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच से आपको एक देखो एरिया समझ में आता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या नाम होता है इसका, ब्रोकाज एरिया। तो ब्रोका एरिया कहाँ पे प्रेजेंट रहता है हमारा, देखो तो ये रहता है किसमें, फ्रंटल लोब के अंदर, ठीक है। ब्रोका मतलब क्या समझ के, बोलना, बोलना मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पीच करना, तो किसके कौन से लोब की मदद से होता है, तो ये होता है फ्रंटल लोब की मदद से, ठीक है। तो ध्यान में रखना ब्रोका एरिया कहाँ रहता है, फ्रंटल लोब के अंदर। इसके बाद में देखो जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो मोटर कंट्रोल होते हैं वो भी कौन करवाता है, फ्रंटल लोब करवाता है। और अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज है वो भी कौन करवाता है, फ्रंटल लोब, ठीक है। अपना आंसर क्या रहेगा इस एमसीक्यू में, फ्रंटल लोब। अब हम बात करते हैं किसके, पैराइटल लोब की। केवल एमसीक्यू एमसीक्यू देखेंगे जिस प्रकार से ब्रोका एरिया का मैंने बताया आपको, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे रीजनिंग थिंकिंग वगैरह ये सब कौन करता है, फ्रंटल लोब। उसी प्रकार से क्या एमसीक्यू क्या बनेगा वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैराइटल लोब, तो पैराइटल लोब को मेनली क्या काम करता है, एसोसिएट विद सेंसेशन। पैराइटल लोब मेनली एसोसिएट विद सेंसेशन। अब सेंसेशन के बाद में और क्या क्या फंक्शन कर सकता है, ये राइटिंग, राइटिंग रीडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार अब सेंसेशन के अंदर आप क्या देखोगे, तो टच का सेंसेशन, ठीक है, टेम्परेचर, पेन सेंसेशन, ठीक है। मेनली सेंसेशन कहाँ उसको फील होता है, तो ये किस में आता है, पैराइटल लोब में, ठीक है। इसलिए इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, सोमेटोसेंसरी कोर्टेक्स, ठीक है। दूसरा नाम क्या देते हैं इसको, सोमेटोसेंसरी कोर्टेक्स नाम देते हैं, ठीक है। बाकी जो बॉडी के ओरिएंटेशन वगैरह है सारा अपन किससे समझ सकते हैं, पैराइटल लोब से। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा होता है, टेम्पोरल लोब। तो देखो टेम्पोरल लोब से क्या एमसीक्यू निकलेगा, कि टेम्पोरल लोब है मेनली किसमें काम करता है, तो ये आता है किसमें, ऑडिटरी प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग से आप क्या समझ सकते हो, हियरिंग कैपेबिलिटीज। हम जो हियरिंग करते हैं तो उसकी सेंसेशन वगैरह किधर कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो टेम्पोरल लोब यहाँ पे क्या मेनली वर्क करता है। दूसरा देखो क्या काम आता है इसके अंदर, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। लैंग्वेज को कंप्रीहेंस कर पाना वो कौन सा लोब करता है, हमारा टेम्पोरल लोब। देखो इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्निक्स एरिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्निक्स एरिया। तो वर्निक्स एरिया कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो
ये रहता है किसमें, टेम्पोरल लोब के अंदर। नेक्स्ट देखिए मेमोरी, इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड वन क्या फंक्शन करता है, तो मेमोरी का, ठीक है। मेमोरी स्टोरेशन वगैरह जो मेनली आप पढ़ते हो कि भाई मेमोराइज करना किसी बात को, तो कौन करता है, कौन हेल्प करता है इसके अंदर, ये हेल्प करता है किसमें, टेम्पोरल लोब इसके अंदर मेनली वर्क करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन वगैरह को स्टोर करके करके रखना, ठीक है। ये हो गया फ्रंटल लोब, हो गया पैराइटल लोब, हो गया टेम्पोरल लोब हो गया। इसके बाद में देखो फोर्थ वन लास्ट वन कौन सा लोब होता है, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लोब बचता है फाइनली। तो ऑक्सीपिटल लोब है वो क्या काम करता है, बैलेंस। ऑक्सीपिटल लोब का सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया इसका, साइट। साइट से आप क्या समझ सकते हो, विजन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स है वो कहाँ रहता है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, ठीक है। विजुअल का रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब उसको गेन करना और उसको इंटरप्रिटेशन करना कौन काम करता है उसके अंदर, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। तो मेनली किसमें हेल्प करता है, विजन के अंदर। अगर किसी हेड इंजरी होती है ऑक्सीपिटल लोब में लगता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके विजन लॉस हो जाए पेशेंट का, ओके। तो मेनली ब्रेन के 4 लोब हैं, उनके मेजर मेजर इस एमसीक्यू के रिलेटेड क्या एमसीक्यू आपको पूछने को मिल सकते हैं, तो ये अपने ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अपने आंसर्स अपने रहेंगे, ठीक है। ब्रोका एरिया क्या काम करता है, कैसे करता है, ठीक है। किसको हम ग्लोबल एपासिया बोलते हैं, किसको रिसेप्टिव एपासिया बोलते हैं, किसको एक्सप्रेसिव एपासिया बोलते हैं, ये सारी चीजें हैं वो इसी से सिमिलर रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग टू ए पेशेंट स्टेबलाइज्ड आफ्टर एन एक्यूट अटैक ऑफ प्राइमरी गाउट, ठीक है। एक नर्स क्या कर रही है, डिस्चार्ज टीचिंग प्रोवाइड करवा रही है एक पेशेंट को। पेशेंट जो है वो अभी करंटली स्टेबलाइज्ड है, किससे, कि भाई उसको क्या हुआ था, प्राइमरी अटैक होता है किसका, गाउट का। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक। तो नर्स को जो है वो कौन से फूड को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में इस प्रकार का अटैक दोबारा ना हो। कॉलीफ्लावर, एस्परगस, मशरूम्स वगैरह, ओके। लीवर एंड लेंटिस एंड एनकोवीज, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, या फिर सीरियल्स, पास्ता एंड राइस, ठीक है। कौन सी डाइट को जो है वो नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी कि आपको इस प्रकार की डाइट को अवॉइड करना है। तो देखिए क्या रहेगा इसके अंदर करेक्ट आंसर। तो देखो गाउट क्या होता है, गाउट एक प्रकार का आर्थराइटिस की कंडीशन है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, गाउटी आर्थराइटिस। ये मेरा पढ़ाया हुआ है प्रीवियसली, बस अपन इसको सुपरफिशियली देखेंगे। देखो इसके भी दो प्रकार के, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरी गाउट, ठीक है। तो देखो गाउट के अंदर भी दो तरीके की सब कैटेगरी होती है, एक होता है प्राइमरी, सेकंड वन कौन सा होता है, सेकेंडरी। बाकी देखो इन सबकी क्लासेस हमारे ऑफिशियल ऐप के ऊपर आप उपलब्ध है। तो देखो प्राइमरी जो गाउट है वो किस प्रकार से होता है, प्राइमरी गाउट होता है वो होता है हमारे डाइटरी से, कि हम क्या क्या डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, उस डाइट की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। डाइट किसकी होती है, प्यूरिन की, प्यूरिन रिच डाइट। तो गाउट के लिए रेस्पॉन्सिबल डाइट कौन सी होती है, प्यूरिन रिच डाइट। तो जो डाइट के अंदर रहता है प्यूरिन रहता है, क्योंकि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, यूरिक एसिड। दूसरा देखिए सेकेंडरी गाउट, ये किससे होता है, मेडिकेशन से। ऐसी मेडिकेशन जो हमारे ब्लड में क्या करवा दे, हाइपर यूरेसीमिया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा पेशेंट को, इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा पेशेंट को, गाउट। मेनली हमें ट्रीट किससे करना है अपने को, प्राइमरी से, क्योंकि एमसीक्यू में क्या पूछा गया, प्राइमरी का ही पूछा गया। तो प्राइमरी गाउट को ट्रीट करने के लिए हमें किस प्रकार की डाइट को अवॉइड करनी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, एंकोवीज, लीवर, लेंटिस, मीन्स मीनिंग क्या है इसका, कि ऐसी फूड को अवॉइड करना है जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा हो, उन सभी को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, गाउट होता है। और गाउट के अंदर क्या होता है, जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन के साथ में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं।
अब ये क्रिस्टल जाके जॉइंट में जमा हो जाता है। अब मोस्ट कॉमन जॉइंट जो यहाँ पे कॉमनली यहाँ पे अफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट टो। ठीक है, ग्रेट टो का यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस देखने को मिलती है और वहाँ पे एक टॉफी बन जाती है। तो टॉफी क्या होती है, गाउट का कैरेक्टरिस्टिक साइन होती है। इसके अंदर जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके अंदर क्या निकलता है, वाइटिश क्रीमी फ्लूइड निकलता है, जो और कुछ नहीं यूरिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन ही है। वहाँ पे यूरिक एसिड आके जमा हो जाता है, क्योंकि देखिए यूरिक एसिड जो होता है वो थोड़ा, इसकी ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए अपनी बॉडी के जो लोअर पोर्शन रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा पहले अफेक्ट करता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो लोअर एंड जो मोस्ट डिस्टेंस पोर्शन है अपनी बॉडी का, वहाँ पे ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ब्लड के साथ में ये वहाँ आके जमा हो जाता है वापस। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वापस ब्लड के साथ में नहीं जा पाता है, क्योंकि इनका थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब आप बोल दोगे सर गाउट में ग्रेटर टो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्यों होता है, तो इस वजह से होता है। ठीक है, साथ में अगर यूरिक एसिड बन रहा है तो आपको किडनी स्टोन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको इन सब डाइट को आपको करना है, अवॉइड करना होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। इसके बारे में पूछा गया था प्राइमरी डाउट। अगर सेकेंडरी डाउट होता है तो उसके अंदर आपको करनी मेडिकेशंस को अवॉइड करनी है, ऐसी मेडिकेशन जो हाइपर यूरेसीमिया करवाती है। कौन कौन सी मेडिकेशन होती है ये, तो देखिए एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से कि मेडिकेशन दैट कैन कॉज हाइपर यूरेसीमिया। ठीक है, ऐसी मेडिकेशन जो क्या कॉज करे, हाइपर यूरेसीमिया। तो इसके लिए एक निमोनिक होता है, वो क्या है, CANDLE, कैंडल कैप। ठीक है, कैंडल कैप नाम से अपने मेडिकेशन है, उसका निमोनिक क्या होता है, कैंडल कैप। तो देखो सी से क्या समझेंगे हम यहाँ पे, क्लोरथेलिडोन। ए से क्या होता है, एस्पिरिन। एन से क्या होता है, निकोटिनिक एसिड। एंड डी से यहाँ पे क्या होता है, डायूरेटिक्स। एंड एल से क्या होता है, लिवोडोपा, जो आप पार्किंसन में देते हो। इसके बाद में देखो LE से क्या होता है, इथाम्बुटोल। अब देखिए सी से क्या होगा, साइक्लोस्पोरिन। एंड ए से क्या होगा, एल्कोहल। एंड पी से क्या देखने को मिलेगा, पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, ये सब तो क्या है, हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। पायराजिनामाइड से तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता ही है डायरेक्टली। ठीक है, और बाकी सारी मेडिकेशंस भी ये भी क्या करती है, हाइपर यूरेसीमिया करती है। और दोनों कोज, ये सारा जो है मैटर क्या कोज कर सकता है, पेशेंट को गाउट कोज कर सकता है। तो नेक्स्ट देखो आपको एमसीक्यू इनमें से देखने को मिल सकता है कि देखिए अब ये हम क्या सोल्व कर रहे हैं, अभी हम जो एम्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज वगैरह हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये एमसीक्यू आपके यूपी यूएमएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई केवल एम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यूपी यूएमएस देखो ये एमसीक्यू जैसे जिस प्रकार से आपको पूछ लिया था किसके लिए, प्राइमरी गाउट के लिए। ठीक है, प्राइमरी गाउट को मैं आपने क्या कर दिया, डाइट को यहाँ पे चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे पूछ ले सेकेंडरी गाउट को हो सकता है, उसके लिए आपको किसको अवॉइड करना है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिखे मेडिकेशन को, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। एमसीक्यू अच्छा बनेगा इससे बनेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है अपना, देखिए एक और अच्छा एमसीक्यू अपने पास में, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा विटामिन जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है। ऑप्शंस में क्या है, थियामिन, विटामिन B3, विटामिन B6 या फिर राइबोफ्लेविन। तो कौन सा विटामिन जो है वो बॉडी के अंदर सिंथेसिस होता है। तो देखिए आप सभी के माइंड में से आया होगा कि भाई फैट सिंथेसिस, फैट और वाटर सोल्यूबल और फ्लैट सोल्यूबल वाला कॉन्सेप्ट किसी के अगर माइंड में आया है तो जी हाँ वो उनका करेक्ट है। ठीक है, बट वो भी विटामिन जो है हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होते हैं, वो स्टोर होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एमसीक्यू में क्या पूछा गया है आपको, विच विटामिन सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में विटामिन सिंथेसाइज्ड, देखो नॉर्मल कंडीशन में तो ये नहीं होता है, बट एक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर
जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनियसली सिंथेसिस ऑफ विटामिन। ठीक है, विटामिन का एंडोजीनियसली सिंथेसिस करना। ठीक है, इस प्रोसेस से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ही क्या होता है, विटामिन का सिंथेसिस होता है। इसमें से कौन सा विटामिन का सिंथेसिस होता है, तो यहाँ अपना आंसर क्या करेक्ट रहेगा, विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 का क्या रहता है, एंडोजीनियसली सिंथेसाइज कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बट जनरली ये सिंथेसाइज हमारी बॉडी में नहीं होते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, स्टोर रहते हैं। ओके, बट एंडोजीनियसली अपन प्रोसेस के द्वारा सिंथेसाइज करवा सकते हैं, बट कुछ ही विटामिन होते हैं जिनको अपन एंडोजीनियसली सिंथेसाइज करवा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको विटामिन डी। अब देखिए विटामिन डी ऐसे सिंथेसिस होगा नहीं, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या रहेगा, प्रीकर्सर्स रहते हैं। तो विटामिन डी का सिंथेसिस किससे होगा, स्टेरॉइड से। ठीक है, जो हम स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, या स्टेरॉइड्स वगैरह अगर डाइट के अंदर भी स्टेरॉइड्स वगैरह रहता है, तो उससे क्या हो सकता है, विटामिन डी का सिंथेसिस हो सकता है एंडोजीनियसली। उसके बाद में देखिए विटामिन के, विटामिन के अंदर किस प्रकार से सिंथेसिस होता है, इसके अंदर क्या प्रिकर्सर रहेगा, तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा। देखो आप सभी ने पढ़ा होगा कि बच्चे को क्या लगाते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि वहां पे इंटेस्टाइनल फ्लोरा प्रेजेंट नहीं रहती, क्योंकि गट जो है बच्चे की क्या रहती है, स्टेराइल रहती है। ठीक है, इससे भी देखो आप एक अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हो कि देखो इंटेस्टाइनल फ्लोरा क्या करते हैं, हेल्प कर रहे हैं, सिंथेसाइज करवा रहे हैं विटामिन को। तो इसी प्रकार से स्टेरॉइड भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा और किसे किसे करवा सकते हैं, तो विटामिन के को करवाते हैं, बायोटिन को करवा सकते हैं, एंड पेंटोथेनिक एसिड। इन सबको क्या सिंथेसाइज करवाने में कौन हेल्प करता है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नियासिन। नियासिन को हम क्या कहते हैं, विटामिन B3, जिससे पेलेग्रा जैसी बीमारी हो सकती है। तो देखो इसको बनाने के लिए क्या रहता है हमारे पास में, फ्रॉम ट्रिप्टोफेन। तो ट्रिप्टोफेन क्या होता है, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, अमाइनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से एक ट्रिप्टोफेन है, वो कैसा होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ट्रिप्टोफेन से क्या बनाया जा सकता है, तो नियासिन बनाया जा सकता है। ओके, तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा अपना, विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन बॉडी। जनरली ऐसा विटामिन सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है, मगर एंडोजीनियसली हम सिंथेसाइज करवा सकते हैं। तो कौन कौन से विटामिन सिंथेसाइज करवा सकते हैं, तो विटामिन डी, के, बायोटिन, पेंथोजेनिक एसिड एंड नियासिन B3। ठीक है, बाकी के विटामिन नहीं बनते हैं, बट एंडोजीनियसली हम कुछ विटामिन को बना सकते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो गया, विटामिन B3 क्या है, नियासिन। नियासिन से क्या होता है, पेलेग्रा। पेलेग्रा होगा कब होगा, जब इसकी डिफिशियंसी होगी। पेलेग्रा के अंदर आप क्या पढ़ते हो, ट्रिपल D पढ़ते हो। एक डी और बना दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डेथ। तो इस ट्रिपल D के अंदर क्या होता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस। इसके बाद में क्या होता है, डिमेंशिया। ओके, बाकी पेलेग्रा प्रीवियस क्लासेस के अंदर मेरा पढ़ाया हुआ है, तो जैसे आपके यूपी में सब नियर बाई है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंटेड इन। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल किसमें प्रेजेंट रहती है, HDL, VLDL, LDL या फिर काइलोमाइक्रॉन्स। सबसे ज्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल किसमें प्रेजेंट रहेगी, तो देखो इस एक एमसीक्यू से अपने 3-4 एमसीक्यू बनेंगे अभी। तो देखिए हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन, सबसे ज्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल किसमें रहती है, या फिर इसको आप इस तरीके से जान सकते हो कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिलता है, तो वो होता है क्या, LDL। अपना आंसर भी यहाँ पे क्या करेक्ट जाएगा, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू क्या हो गया, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी इज LDL। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू क्या बनेगा इससे, मैक्सिमम
ट्राइग्लिसराइड कंटेंट, ठीक है। जो ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में बनता है तो वो मैक्सिमम किससे बनता है, तो ये होता है काइलोमाइक्रोन। तो इंटेस्टाइन के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड कंटेंट कौन सा होता है, तो काइलोमाइक्रोन। इसके बाद में देखिए सेकंड एमसीक्यू क्या बनेगा इसी एमसीक्यू से, मैक्सिमम एक्सोजीनस मैक्सिमम एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड, ये भी क्या होता है, चाइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। काइलोमाइक्रोन जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन रहे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा इससे, मैक्सिमस एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट आंसर अपना, वेरी लो डेंसिटी VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है अपना, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट टू ए पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ट्यूबरकुलोसिस। एक नर्स क्या कर रही है, वो प्रिपेयर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन किसका, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट। क्यों कर रही है, क्योंकि उसको सस्पेक्टेड है कि भाई क्लाइंट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, उसको सस्पेक्टेड है। द नर्स नोज दैट द टेस्ट विल रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नर्स को पता है कि हम ये टेस्ट करते क्यों हैं, ठीक है। इससे क्या रिवील होगा, ऑप्शंस क्या है, हाउ लॉन्ग द पेशेंट हैज बीन इन्फेक्टेड विद टीबी, कि भाई पेशेंट जो है वो टीबी से कितने टाइम तक जो है वो इन्फेक्टेड रहा है। सेकंड क्या है, एक्टिव टीबी इन्फेक्शन, कि जो पेशेंट के अंदर जो क्या है टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन है। थर्ड क्या है, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, पुराने टाइम का टीबी का इन्फेक्शन है। वेदर द पेशेंट हैज बीन इन्फेक्टेड विद टीबी बैक्टीरिया, कि कभी ना कभी अगर वो पेशेंट टीबी के बैक्टीरिया से क्या इन्फेक्टेड हुआ नहीं हुआ है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि भाई मॉन्टॉक्स टेस्ट है वो, उससे क्या पता लगता है हमें। ये एमसीक्यू आपसे कोई नहीं पूछा कि भाई कितना करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, रूट क्या रहता है, ठीक है। बस सिंपली पूछा है कि मॉन्टॉक्स टेस्ट करने का रीजन क्या है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं उससे हमें यह पता लगता है कि वेदर द पेशेंट हैज बीन इन्फेक्टेड विद टीबी बैक्टीरिया, कि वो टीबी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है कि नहीं है। बस इतना सा हमें क्या करना है, पता लगाते हैं, ठीक है। बाकी लेफ्ट अपर आर्म पे प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव वगैरह लगाते हैं, इंट्राडर्मली लगाते हैं, ये सारे एमसीक्यूज तो आप सभी को आते ही हैं। और 72 आवर्स के बाद में इसको असेसमेंट करना होता है, उससे पहले करोगे तो वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। बाकी उसमें कैटेगरी बनाई हुई है, मोर देन 5 mm, ठीक है। किस में पॉजिटिव मानोगे आप, जिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर, बच्चों के अंदर किससे मानोगे, और मोर देन 10 mm पॉजिटिव है तो वो किस में देखते हैं। तो इस प्रकार से एमसीक्यू देखने को मिलते हैं वहाँ पे। ओके, सारे एमसीक्यू मेरे प्रीवियसली पढ़ाए हुए हैं। ओके, अब टाइम कम है तो थोड़ा एमसीक्यूज बचे हुए थे यूपी यूएमएस को लेके, वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट, ठीक है। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो कितने टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। देखिए दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं थर्मोफोबिक, एक होता है थर्मोफिलिक। तो ऑप्शंस क्या है अपने पास में, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 to 40 डिग्री सेल्सियस, एंड 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, एंड नेक्स्ट 60 to 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बीच में क्या है, डिग्री है अपने पास में, सेल्सियस में इसका टेम्परेचर दिया गया। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कितने टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, एमसीक्यू पूछा है आपसे। तो देखिए थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर पूछ ले आपसे तो आप क्या बताओगे, बैसिलस स्टीरो थर्मोफिलस, ये एक प्रकार का क्या है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। देखो फिलिक का क्या मतलब होता है, लैटिन वर्ड में फिलिक का मतलब होता है लव। तो ऐसे ही बैक्टीरिया जो टेम्परेचर से
लव करते हैं, इन द सेंस कि टेम्परेचर पे अपनी ग्रोथ को अच्छे से कर पाते हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा से मतलब नहीं है, एक ऑप्टिमम रेंज होती है इस टेम्परेचर पे कि भाई इतने पे ही मिलेगा, उससे अगर ज़्यादा होगा तो वो तो डेड हो जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहता है अपना 55 से लेके 80 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है, ये नॉर्मली ग्रो करते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा अपना करेक्ट, 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। दूसरे होते हैं थर्मोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होना, फोबिया डर लगना, मतलब वो टेम्परेचर से वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा अपना करेक्ट रहेगा इस एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, सिंगल्स आर सीन इन, ठीक है, जो सिंगल्स जो प्रॉब्लम होती है वो किस में देखने को मिलती है, साथ साथ में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से, हर्पीज जोस्टर की वजह से, चिकन पॉक्स की वजह से, या फिर स्मॉल पॉक्स की वजह से। इसके बारे में पूछा गया है, सिगल्स के बारे में। तो देखो इसके अंदर क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, हर्पीज जोस्टर वायरस। ठीक है, हर्पीज जोस्टर वायरस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ठीक है, अब देखिए सीगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सीगल्स का मीनिंग क्या हो गया, वायरल इन्फेक्शन that cause a painful skin rashes, जो अपने बॉडी में कहीं पे भी हो सकते हैं, मगर टोर्सो एक जो अपना रीजन होता है कौन सा, बैक साइड का, वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, पेनफुल, वेरी पेनफुल स्किन लीजन्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोज्ड बाय, कोज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, कोज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस, या फिर आप कह सकते हो उसको हर्पिस जोस्टर वायरस। ठीक है, अब ये वही वायरस है जो क्या फैलाता है, चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स कौन किसके द्वारा होता है, वेरिसेला के द्वारा। अब देखिए ये क्या करता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, उसको ज्यादा चांसेस होते हैं कि आगे जाके उसको क्या हो, सिंगल्स डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब देखो जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, ये हमारी बॉडी में क्या कर जाता है, रिमेन कर जाता है, मतलब लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में रह जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये एमसीक्यू बनता है इसका, तो ये बनता है गैंग्लिया में। ठीक है, गैंग्लिया भी कौन सा, तो ये होता है नर्वस गैंग्लिया। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो गैंग्लिया पार्ट रहता है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या रहता है, रिमेन रहता है, लंबे टाइम तक रिमेन रहता है, और बाद में अगर इसमें बॉडी का इम्यूनिटी वगैरह डाउन रहती है तो इसका क्या होता है, रीएक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, रीएक्टिवेशन होता है इसका, इसी को ही आगे जाके क्या बोलते हैं, सिंगल्स डिजीज। तो इसके अंदर क्या होता है, पेनफुल ब्लिस्टर फॉर्मेशन होते हैं पेशेंट के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल्स डिजीज। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग नाइटली मेडिकेशंस विच इंक्लूड एन एंटीकोगुलेंट एंड ए स्टूल सॉफ्टनर्स। ठीक है, नर्स क्या कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है कि उसके नाइट नाइट रूटीन में मेडिकेशन को। तो मेडिकेशन कौन सी होती है, एक तो होती है एंटीकोगुलेंट और दूसरी कौन सी होती है, स्टूल सॉफ्टनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन नर्स डू फर्स्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। तो कौन सी मेडिकेशन को जो है वो नर्स देने से पहले क्या करेगी, ठीक है, बिफोर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू फर्स्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिकेशन। मेडिकेशन देने से पहले नर्स जो है वो क्या करेगी, ऑप्शंस क्या क्या अपने पास में, स्कैन द मेडिकेशन लेबल एंड द पेशेंट रिस्ट बैंड, कि आपको जो मेडिकेशन के लेबल को स्कैन करना है और पेशेंट के रिस्ट बैंड को स्कैन करना है, उससे क्या पेशेंट की आइडेंटिटी हो जाएगी। आस्क द पेशेंट हिज और हर नेम टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई दिस पेशेंट एज द वन फॉर हुम द मेडिकेशन वर्ड ऑर्डर। आपको पेशेंट को बोलना है कि आपका करना है, आपको अपना नाम बोलना है, प्रॉपर तरीके से अपनी आइडेंटिटी बतानी है, ताकि आपको थोड़ा उससे आइडिया हो जाए कि हाँ ये मेडिकेशन उसी के लिए ऑर्डर की गई है।
सी ऑप्शन क्या है, मैच द पेशेंट डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ऑफ द पेशेंट रिस्टबैंड विद द सेम इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकेशन ऑर्डर, कि पेशेंट की आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके पेशेंट के रिस्टबैंड पे जो आईडी बैंड लगा होता है उससे, और जो मेडिकेशन ऑर्डर कीजिए दोनों को मैच कीजिए। मैच द पेशेंट नेम एंड रूम नंबर विद द मेडिकेशन ऑर्डर, पेशेंट का नेम मैच कीजिए और रूम नंबर को मैच करके मेडिकेशन ऑर्डर कर दीजिए। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बेस्ट आंसर रहेगा। किस प्रकार से बेस्ट है, देखो, मैच द पेशेंट डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ऑफ द पेशेंट आईडी बैंड, पेशेंट का जो आईडी बैंड है उसके ऊपर पेशेंट की डिटेल लिखी हुई रहती है तो उससे मैच कर लो। साथ में सेम इन्फॉर्मेशन ऑन द मेडिकेशन ऑर्डर, मेडिकेशन का जो ऑर्डर किया गया है वहाँ पे भी सेम पेशेंट की आईडी, पेशेंट का नेम, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ अगर है तो वो क्या है, एकदम एक्यूरेसी मानी जाती है। ठीक है, देखो इन सब की करने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर मेडिकेशन के एरर को प्रिवेंट करने के लिए, तो देखो क्या बनाया गया था 2012 के अंदर, क्या बनाया गया था, नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स बनाए गए थे 2012 के अंदर। तो उसके अंदर ये सब बातें हमें बताई गई थी कि किस प्रकार से जो है आप पेशेंट को रोंग मेडिकेशन देने से बच सकते हो। ठीक है, उसके अंदर ये सारी पॉलिसीज के अंदर गोल्स वगैरह बनाए गए थे कि इन तरीके से आप जो है पेशेंट को आप प्रॉपर तरीके से डोज ऑर्डर कर सकते हो। बाकी इसके अंदर कुछ इतना कंसेप्चुअल बात नहीं है, बस अपना किस प्रकार से आप मैच करोगे वो ध्यान में रखना। सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है, एम्स के अंदर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, A 14-year-old boy has been prescribed amphetamine and dextroamphetamine for attention deficit hyperactivity disorder। तो ठीक है, देखो ADHD के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस मानेंगे आप, या फिर ट्रीटमेंट किससे करोगे, तो एम्फेटामाइन। ठीक है, एमसीक्यू आया था आपके नोट सेट के अंदर भी आया था, ध्यान में रखना। तो ADHD के लिए इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी है, एम्फेटामाइन या फिर डेक्स्ट्रो एम्फेटामाइन। ओके, इसके लिए फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। द नर्स एक्सप्लेन दैट द पेशेंट शुड बी अलर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो अब नर्स को एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि आपको अलर्ट रहना है कौन से एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट कौन सा आएगा, जो नर्स को उसको एजुकेट करना है पेशेंट को कि आपको अलर्ट रहना है। ऑप्शन क्या है, वेट गेन, डिप्रेशन, सोमनेंस या फिर ब्रेडिकार्डिया। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा एम्फेटामाइन से? तो देखिए एम्फेटामाइन है और जो डेक्स्ट्रो एम्फेटामाइन है ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट। ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट का ये काम करते हैं ताकि उससे क्या किया जा सके, अब जो हाइपर एक्टिविटी है, जो इम्पल्स कंट्रोल है वो अपने यहाँ पे कर पाए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो मार्केट में किस नाम से ये बेची जाती है, तो मार्केट में देखो ये जो दोनों ड्रग है वो एड्रल नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसका देखो एडवर्स इफेक्ट क्या आता है, मोस्ट कॉमन यहाँ पे अलर्ट करना है पेशेंट को किसके लिए, डिप्रेशन के लिए। ठीक है, अगर डिप्रेशन हो गया तो हो सकता है उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज वगैरह आ जाए। तो एडवर्स इफेक्ट क्या आता है इसमें, डिप्रेशन, और डिप्रेशन से आपको क्या करना है, पेशेंट को अलर्ट करना है। बाकी देखिए वेट यहाँ पे जो है वो पेशेंट का लॉस होता है, नो की गेन। इसके हम देखो सोमनालेंस नहीं होता है, यहाँ पे पेशेंट को क्या होने लग जाता है, एजिटेशन। ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है इसके एडवर्स इफेक्ट में, टेकिकार्डिया। तो अपना क्या करेक्ट आंसर जाता है, डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन के लिए उसको अलर्ट करके रखना है पेशेंट को। ठीक है, या फिर उसके जो पेशेंट के जो साथ में रहते हैं
रिलेटिव्स, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इस मेडिकेशन से पेशेंट को डिप्रेशन यहाँ पे जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। और देखिए एक और एमसीक्यू बन सकता है इससे, इस ड्रग का क्या हो सकता है, ड्रग एब्यूज हो सकता है। जिस प्रकार से एल्कोहल एब्यूज होता है उस प्रकार से एम्फेटामाइन का भी ड्रग एब्यूज हो सकता है, तो उसके लिए भी एजुकेट करना होता है पेशेंट को ताकि ड्रग एब्यूज ना हो। अगर ड्रग एब्यूज होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इन द इमरजेंसी रूम द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु रिपोर्ट सबस्टेनल पेन रिगार्डिंग। ठीक है, उसको क्या है, इमरजेंसी रूम के अंदर नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, पेशेंट ने क्या रिपोर्ट किया है, उसको क्या है, सब स्टर्नल पेन है, रेडिएटिंग टू द आर्म एंड जो, जो कि किधर रेडिएट कर रहा है, आर्म एंड जो की साइड में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, एंड फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, थोड़ा बहुत वो अनकॉन्शियसनेस जैसा लेथार्जिक हो रहा है। द पेशेंट हैड ए स्ट्रोक 1 मंथ एगो। अब देखो वो हिस्ट्री बता रहा है पेशेंट अपनी, हिस्ट्री में क्या बताया उसने, द पेशेंट हैड ए स्ट्रोक, उसको हुआ है 1 महीने पहले। द पेशेंट वाइटल साइन आर ब्लड प्रेशर 146/72, पल्स उसकी कितनी है 128, एंड रेस्पिरेशन कितना है 36। टॉल लीड ईसीजी रिवील कर रही है एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, उसके अंदर आप टॉल लीड ईसीजी करवाते हैं, उसके अंदर आपने देखा कि वहाँ पे क्या बन रहा है, एमआई के अंदर जिस प्रकार का ईसीजी पैटर्न होता है वो वहाँ पे बन रहा है, और आपने क्या देखा, एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशंस वहाँ पे लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिशियन ऑर्डर द नर्स क्वेश्चन। अब फिजिशियन ने क्या किया, कुछ ड्रग्स ऑर्डर कर दी, अब नर्स जो है वो कौन सी ड्रग को लेके क्वेश्चन करेगी। बस इस लास्ट लाइन में आपका एमसीक्यू था, ये सारा आपको केस को सिनेरियो बना के दिया। ठीक है, एम्स के अंदर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो केस के अंदर सिनेरियो बना के दिया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिशियन ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन, नर्स कौन सी ऑर्डर पे, कौन सी ड्रग के ऑर्डर पे नर्स क्या करेगी, क्वेश्चन करेगी। देखो क्या है, बेटा एडर्जिक ब्लोकर, मॉर्फिन फॉर पेन, आईवी नाइट्रोग्लाइसरीन, या फिर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, किसके लिए जो है नर्स क्वेश्चन करेगी इनमें से। तो देखिए इसमें से जो एक ड्रग है, कौन सी है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, इसके लिए क्या करेगी नर्स, क्वेश्चन करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया हो प्रीवियसली less than 2 मंथ के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी वहां पे अपन क्या करेंगे, विथ होल्ड रखेंगे। ठीक है, हो सकता है वो स्ट्रोक किसके द्वारा हो, हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है तो आगे और ज्यादा कंडीशन वर्स हो सकती है अगर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे अपन। ठीक है, हेमरेज होने के चांसेस रह सकते हैं। बाकी देखो बीटा एडर्जिक ब्लोकर पेन मैनेजमेंट के लिए मॉर्फिन, एंटीजी, ये सब जो है आप प्रोवाइड करवा सकते हो पेशेंट को। बट स्ट्रोक का अगर आपको कंप्लीट पता लगेगा कि भाई इस्चेमिक स्ट्रोक था या फिर हेमरेजिक था, तो उसके बाद में ही आप जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे सकते हो। मगर सबसे पहले हमें क्वेश्चन करना है कि क्या ये ड्रग इस पेशेंट के लिए ठीक है, क्योंकि इसको क्या हुआ है प्रीवियसली, स्ट्रोक हुआ है। बट वी स्टिल डिडंट फाइंड दैट कि स्ट्रोक किस प्रकार का था, हेमरेजिक था कि इस्चेमिक था। ठीक है, आफ्टर द कंफर्मेशन वी कैन गिव विथ डॉक्टर्स ऑर्डर। ठीक है, वहाँ पे फिर बाद में डॉक्टर्स अगर उनको पता हो कि हाँ इस प्रकार से हुआ तो देन नो प्रॉब्लम। मगर सबसे पहला अपना एमसीक्यू क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या हमें देना है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। क्योंकि स्ट्रोक वाले पेशेंट को अपन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं, कब देते हैं, जब स्ट्रोक कौन सा हो, इस्चेमिक हो। उसके अंदर इस्चेमिक के अंदर क्या होता है, नेरोविंग हो जाती है, वेसल्स वगैरह किसी प्रकार क्लोट हो जाता है, एम्बोलिज्म वगैरह बन जाता है। ठीक है, तब देते हैं, मगर हेमरेजिक के अंदर अपन ये नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient consume an excessive dose of theophylline and develop toxicity in response to the drug। एक पेशेंट ने क्या कर लिया, एक्सेसिव डोज ले ली किसकी, थियोफाइलिन की, और अभी उसको क्या हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई ड्रग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन सा इसके अंदर मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या यहाँ पे साइन सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन क्या है, ब्रेडिकार्डिया, ड्राउजीनेस प्रोसेसिंग टू स्लीप एंड देन कोमा, हिपेटाटॉक्सिसिटी, या फिर सीजर। क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे।
तो देखो अगर थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी होती है तो ये क्या करती है, ये एक प्रकार से क्या करती है, सीएनएस स्टिमुलेंट का एक्ट करती है। ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट का एक्ट करती है। तो देखो यहाँ पे सीएनएस स्टिमुलेंट का कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टॉक्सिसिटी होगी तो यहाँ पे सीजर आने की संभावनाएं जो है वो पेशेंट को ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जो है सीजर प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपने को अप्रोच करना है पेशेंट को। ठीक है, इनएबिलिटी टू सीजर आएगी तो उसके अंदर टंग का प्रोट्रूजन हो जाएगा, तो पेशेंट को जो है वो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज वगैरह हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करना है, लास्ट में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी से पेशेंट में क्या होगा, सीएनएस स्टिमुलेंट और सीजर कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा होगा।